जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 10th में अगर आप होंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 बोर्ड एग्जाम, वो बोर्ड एग्जाम जो है कोई भी बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड हो उसे मतलब नहीं है, बोर्ड तो बोर्ड होता है। तो इस वीडियो को जहां से भी स्टूडेंट देखते होंगे वो कहीं का स्टूडेंट हो, ये नहीं दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये वीडियो हम लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो हर किसी के लिए है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम यानी हिंदी मीडियम का ही ये वीडियो है। क्लास 10th के आधार पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। हमारे पास 60 क्वेश्चन है, हम आगे क्वेश्चन का टाइप बता दें तो हमारे पास 60 क्वेश्चन है और उस 60 क्वेश्चन को दो पार्ट में हम बांटे हैं। बांटने का अर्थ यह है कि अगर 60 को हम एक वीडियो के अंदर कवर करते हैं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, यानी 2 से 2.5 घंटा के लिए हो जाता है। तो उतना बड़ा भी आप लोगों के लिए भी दिक्कत होता है कि आप लोग देख नहीं पाते। तो इसलिए उस वीडियो को हम क्या कहेंगे कि 2 भागों में बांट दिए हैं, यानी एक पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आएगा और पार्ट नंबर 2 में भाग 2 में 21 से 60 तक आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, अगर ये वीडियो आप सब जिस स्थानों से देख रहे हैं, आप सब ये वीडियो जिस जगह से देख रहे हैं, बेहतर तो जिस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका दोस्त कोई हो जिसका इस वीडियो का काम हो, जो आपका कोई दोस्त हो जिसको इस वीडियो का काम हो और वो उसका भी 2024 में एग्जाम है, तो उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उसको भी जानकारी दीजिएगा। नहीं, इस चरण के ऊपर 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है। तो ये वीडियो जैसे ही कवर होगा 1 से 60 तक क्वेश्चन, उसके बाद हम केमिस्ट्री लेकर आएंगे। केमिस्ट्री में 4-5 पॉइंट ऐसा मेन पॉइंट है जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए आज हम है मैथ में, तो मैथ हमारे पास 1 से 60 तक क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 1 से 30 तक। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होता होगा, उस क्वेश्चन को आप सब देखते होंगे। तो एक बात मैं पूछता हूं कि दोस्तों, अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं और हम अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है पढ़ लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी है। देखिए जो हम 1 से 60 तक आपको क्वेश्चन बताएंगे ना, ध्यान से सुनिएगा। 1 से 60 तक जितने भी क्वेश्चन रहेगा तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। मान चलिए कुछ भी नहीं तो 45 तो यही आएगा। 45 क्वेश्चन तो आना ही आना है, लेकिन अंक चेंज करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेगा, अंक चेंज करेगा। जहां 4 है वहां 5 करेगा, जहां 5 है वहां 10 कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन कहां से बनाता है, क्वेश्चन तो वही रहती है सेम, क्यों अंक चेंज कर देता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर आपको एग्जाम में अगर 60 में 45 आंख बंद करके निकाली है तो इस वीडियो को कवर कीजिए। हाँ, आपको चाहिए 60 में 50 चाहिए ना, तो एक क्वेश्चन बैंक को देखना होगा। तो सोच चलिए ठीक है, तो अगर आपको 45 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक दोनों पार्ट देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ पार्ट 1 हम लिख दे रहे हैं अभी, ठीक ना, पार्ट 1। तो एक में आ जाए अपना, ठीक ना। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाए, तो क्वेश्चन में दिया गया है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मतलब। देखिए सबसे पहले हमें यह जानकारी होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है या 2 नंबर में भी आ जाएगा कि अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, तथा इसका उदाहरण लिखिए। तो अभाज्य संख्या आपको जानकारी होनी चाहिए। हम बता रहे हैं अभी आपको, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या एक एवं स्वयं यानी खुद के अंक से कट जाए, अर्थात दूसरे अंक से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अरे समझ में एक बार आओ, आइए। वैसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं जो संख्या एक एवं खुद यानी स्वयं के अंक से विभाजित हो जाए, अर्थात दूसरे अंक से विभाजित न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएं आपको अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम क्या कहते हैं, वैसे संख्या जो एक से और खुद के संख्या से कट जाए। जैसे मैं मान चलिए यहाँ पर हम 1 दे दें, 1 तो नहीं होगा, मान चलिए यहाँ पर हम 2 देते हैं। क्या देते हैं यहाँ पर, 2, 3, 7, 11
बहुत सारा अंक है, जैसे में 101 भी कर सकते हैं, 103 भी कर सकते हैं, 107 भी कर सकते हैं, बहुत सारा अंक है, ठीक ना। ये अंक ऐसा अंक है जो 1 से कटेगा और खुद की संख्या से कटेगा, अर्थात दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। कटेगा पॉइंट में, पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। जब अपने और एक संख्या को हटा दिया जाए और दूसरी संख्या से कोई संख्या पूरी तरह विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसका भी आपको वीडियो चाहिए पूरा डिटेल में, अभाज्य, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, तो उसके ऊपर वीडियो बना है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, वहां से आप जाकर कवर कर सकते हैं। ये सब थ्योरी है। थ्योरी क्या कहता है? थ्योरी क्या कहता है कि आप समझिए, हमें याद मत कीजिए। देखिए, याद कीजिएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा, तो याद मत कीजिए, आप क्या कीजिए, समझिए। आपसे तो हम बात बता दें कि बहुत से स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि क्या अमन भाई तुम 1 से 60 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हो? कमेंट आ सकता है, तो इसको हम पहले कवर कर देते हैं ताकि कोई कमेंट ना करे। 1 से 60 क्वेश्चन एक वीडियो में हम आज लेकर आ सकते हैं, 10 मिनट के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन हमें केवल आंसर नहीं बतानी है, हमें डीप में जाकर के सबको समझाना है। तो डीप में जाकर के समझाने का अर्थ क्या हुआ? समय। जो वीडियो 30 मिनट का बनेगा उसको हम 40 मिनट का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डीप में जाकर के समझाएं, एक बार में आपको समझ में आ जाए, उस वीडियो को आपको बार बार देखने की जरूरत न हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा समय लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप हम अभाज्य समझा रहे हैं ना, क्या अभाज्य हम ऐसे नहीं बता देते हैं कि 2, 3, 7 को हम अभाज्य संख्या कहते हैं? बता सकते थे। देखिए, इसको डीप में जा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा कोई और संख्या आपको चाहिए कि वास्तविक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो उसका वीडियो हम बना चुके हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो ये सब ऐसा संख्या है जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ठीक ना। किसे कटेगा? स्वयं से कटेगा और बाकी संख्या से नहीं कटेगा, पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, तो उसमें क्या कहते हैं? अभाज्य। तो वही कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होगा? मशक अर्थ क्या होता है? एचसीएफ। जानकारी है ना मस? हाँ, तो मशक अर्थ क्या होता है? एचसीएफ है। तो एचसीएफ है, एचसीएफ आपको जानकारी होगा। एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, 2 हमारे पास फुल फॉर्म आता है, एग्जाम में भी पूछ देती है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में कभी-कभी या 2 नंबर में पूछ देती है थ्योरी के रूप में कि एचसीएफ का आप फुल फॉर्म लिखिए और एलसीएम का फुल फॉर्म लिखिए। 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर में दे देगा। तो वहां से आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ को कहता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई किसको कहता है? हम एलसीएम को कहते हैं। चलिए, हमारा क्या काम है? मशक। हम देखिए एक बात और बताते हैं, हिंदी में बता रहे हैं हम। मशक को हम एलसीएम कहते हैं, हम मशक को एलसीएम कहा जाता है। और एक होता है नशा, जिसको एलसीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलसीएम। इस दोनों पॉइंट में बहुत को कंफ्यूजन होती है कि किसको क्या माने। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि नशा को, ठीक ना, इसको एलसीएम मान देते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे का काम करते हैं मिस्टेक से, और इसको क्या कर देते हैं? एलसीएम कर देते हैं। ध्यान दीजिए, पकड़ नहीं पाता है कि किसको क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है। एग्जाम में मिस्टेक करके आ जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके ऊपर दबाव रहती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ पाती है। तो उसी दबाव को यहाँ पे आपको सोखना है। तो कैसे सोखिएगा? हम एक आपको नियम बता रहे हैं। मशा को हम एलसीएम कहते हैं, जानकारी है, लेकिन नशा को एलसीएम नहीं कहते हैं। आपको एग्जाम में आपको दिमाग में लेकर आनी है तो किसको क्या कहते हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा। इसको पकड़िए, इसको पकड़ने का एक तरीका है। अगर आपके पास नशा आ जाए, ठीक ना, तो आपको क्या करना है? इसका मीनिंग लिखना है। क्या होगा? नशा। तो आपको इसका मीनिंग लिखना है, क्या होगा? एन। और एन से क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। यानी नशा को हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। जब ये आप पकड़ लीजिएगा तो ये तो अपने आप आ जाएगा। जब इसको हम एलसीएम कहते हैं तो मशा को हम एलसीएम कहते ही होंगे। जानकारी है ना? ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। तो क्या है? मशा ज्ञात कीजिए, मशा ज्ञात कीजिए यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? क्या है? 2 या 2 से अधिक है, आप 2 अंक उठाइए या 2 से अधिक अंक उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम क्या करते हैं, देखिए मशा बहुत विधि से ज्ञात करते हैं। जैसे एक भाग विधि से, खंड विधि से, एक, तो हम बहुत तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम खंड विधि से ज्ञात करेंगे मशा। आइए हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिएगा, यहाँ पे
इसमें यहां ध्यान दीजिए, अगर हम 2-3 अंक लेते हैं, जैसे 2, 3, 7, चलिए हम 3 अंक के साथ करते हैं। 2 या 2 से अधिक कहा है ना, चलिए 2 से अधिक है यहाँ पे। तो आप ये बताइए, 2 को खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 होगा। खंड करना आता है, इस टाइप से खंड किया जाता है। 2 यहाँ दे दीजिए, 2 1, 2 × 1 हो गया, वही हो गया यहाँ पे। 3 को खंड करेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा। 7 को करेंगे तो 7 × 1 हो जाएगा। और ऐसे आपका कब होता है, जब तीनों अंक, 3 अंक है तो तीनों, 4 अंक है तो चारों, 2 को है तो दोनों, यानी 3 को है ना, अभी आपके पास 3 अंक है तो तीनों अंक जब हम खंड करेंगे और तीनों अंक में जो अंक मैच करेगा वही हमारा एशेप होगा। क्या होगा, एशेप। तो आप यहां पे ये बताइए कि इन तीनों में कौन ऐसा अंक है जो मैच कर रही है तीनों में। तो आप कहिएगा 1 है। आप क्या कहिएगा, 1 ऐसा अंक है जो तीनों में क्या कर रही है, मैच है। तो यानी हमारा एशेप क्या हो जाएगा, एशेप बराबर हो जाएगा हमारा 1। आ रहा समझ में, एशेप बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। आ रहा समझ में। अब ध्यान दीजिए, बहुत से स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि क्या एशेप कभी 0 आ सकती है। तो जी नहीं, एशेप का मान कभी 0 नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट ये भी कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 नहीं आया तो मैच नहीं किया, यहाँ पर 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगी। जब से 1 नहीं कीजिएगा तो 1 करने से काम, देखिए 1 क्यों रहेगा आपको हम ये बता दे रहे हैं। 1 इसलिए रहेगा कि 1 से अगर 3 से गुना कीजिएगा तो कोई मान में अंतर नहीं चेंज करता है, तो इसलिए 1 को हम रखते हैं साथ में। और एशेप का कितना हो, मिनिमम से मिनिमम आंसर है तो 1 आता है, 1 से कम नहीं आता है, ठीक ना। तो चलिए हम चलते पॉइंट नंबर 2 में। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। 2 है हमारे पास, 2 संख्याओं का महत्तम पूर्णतक 25 दिया है और नशा हमारा 50 दिया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए, यहाँ पे 2 में दिया है महत्तम समापूर्णतक, महत्तम यानी महत्तम समापूर्णतक यानी मस। तो मसों को क्या कहते हैं हम, एशेप। मसों को क्या कहते हैं हम, एशेप। तो एशेप हमारा क्या दिया है, एशेप हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे 25 दिया है। क्या दिया है, 25 है। और आगे कहते हैं नस, तो एलसीएम क्या दिया गया है, एलसीएम हमारा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 50 है। और कहा दिया है दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्या को गुणा कीजिए। जो ये 2 संख्या है ना, इस दोनों संख्या को क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, यानी 25 × 50 बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 25 5 125 हो जाएगा। और एक 0 है तो 0 बैठा दीजिए, तो हमारे 1250 आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में, कैसे हुआ, दोनों संख्या का गुणनफल यानी दोनों संख्या को आप गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद जितने आंसर आएगा वही हमारा आंसर यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और एम में सी होगा, फर्स्ट में सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मस गुणे ए बी का नस निम्न में से कौन सा होगा। कर है हमारे पास किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, यानी कहने का अर्थ यह है कि ए हमारा मस दिया है और बी हमारा नस दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखिएगा यहाँ पे कि हमारा जो है ए बराबर दे दिया है मस, क्या दिया है, मस, और बी बराबर दे दिया गया है नस, दिया है ना। अब निम्न में से कौन है, यानी कौन सत्य है, कहने का अर्थ यह है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए को मैं बी दिया है, ए को मैं बी के बाद ध्यान दीजिए, ए को मैं बी का मस गुणे ए को मैं बी फिर दिया है, यानी मस गुणे नस कह रहा है। ए को मैं बी और ए को मैं बी, ये तो दोनों कॉमन है, बाहर हटा दीजिए। उसके बाद आता है मस गुणे नस, ये कॉमन नहीं है, इसको बाहर नहीं हटाइएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि आगे दिया है मस गुणे नस, यही दिया है ना। तो मस गुणे नस, तो मस आपका इसमें क्या है, ए है, नस क्या है, बीच में गुना है, नस क्या है, बी है। तो दोनों का सत्य क्या, दोनों को बनाएंगे तो क्या होगा, ए इंटू बी कहिए, ये होगा ना, इंटू बी होगा, गुणा कीजिएगा तो वही कह रहा है यहाँ पे ए को बी मस और गुणे ए को बी नस, ए को बी ये दोनों कॉमन है, बाहर कर दीजिए, और जो कॉमन नहीं है उसको आप गुना कर दीजिए, क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह आपको दिया है। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जितने बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, क्योंकि ध्यान देते होंगे। अब आगे का क्वेश्चन दिया गया है इसमें, देखिए इसको हम एक पेज के ऊपर टाइप करवाए हैं, ठीक ना। तो सोच लिया
तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि मेन पॉइंट हम टाइप करवाए हैं। आगे दिया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कैसे कहता है, उस वीडियो को कवर करेगा। फर्स्ट वीडियो को हम बनाया है, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर कवर कर लीजिएगा। बट हम यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं। पर अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे। पी बाई क्यू क्या कहता है, पी बाई क्यू कहता है जिसमें यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर समझाएं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाएं, पी बाई क्यू क्या है। तो क्वेश्चन ऐसा होता है ना जी कि अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं, तो वैसे संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर हम स्क्वायर रूट देते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट देते हैं 3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट देते हैं 4, इसको हम खंड करते हैं, इसको बनाते हैं, तो ऐसा क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 बटा में 2। तो ये हमारा क्या है, कहने का अर्थ है तो जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर रूट है वो सॉल्व करने के बाद वो स्क्वायर रूट उस संख्या के ऊपर से नहीं हटा है, तो उसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। और उसी को कहते हैं तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में उसे लिखेंगे जिसका पूरी तरह से स्क्वायर रूट निकल जाए। जिस संख्या का पूरी तरह से स्क्वायर रूट निकल जाए उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसका पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, तो यानी उसका स्क्वायर रूट पूरी तरह से नहीं निकलती है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो सो आपके उदाहरण आपके ऑप्शन में दिया है, ए में स्क्वायर रूट 5 दिया है, बी में स्क्वायर रूट 9 बटा में 25 दिया है, और सी में 7/5 दिया है। तो 7/5 पता स्क्वायर रूट है नहीं, और डी में स्क्वायर रूट 25 दिया है। अब बताइएगा कि किसका खंड हो रही है, यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट पूरी तरह से आ रही है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। तो क्या हम स्क्वायर रूट 5 क्या कोई होगा नहीं, पॉइंट में आएगा, तो हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। तो यानी स्क्वायर रूट 5 हमारा क्या है अपरिमेय। अपरिमेय हम उसी संख्या को कहता है जिसका स्क्वायर रूट पूरी तरह से हम क्या नहीं कर सके, ठीक ना, पूर्वता, ठीक ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अब देखिए एक अपरिमेय थी तो दूसरा परिमेय आ गई, तो आपको एक क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए कि परिमेय अपरिमेय किसे कहते हैं, बहुत ही मेन पॉइंट। तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्क्वायर रूट 87/97, ये अपरिमेय है क्योंकि इसका खंड नहीं हो सकती है। बी में दिया है स्क्वायर रूट 57 बटा में 103, ये भी अपरिमेय है क्योंकि इसका भी पूरी तरह हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सी में दिया है स्क्वायर रूट 49 बटा में 64, यानी 49/64 दिया है ना। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 31/29 स्क्वायर रूट, तो 31/29 जो है ये स्क्वायर रूट इसका ज्ञात नहीं हो सकते क्योंकि पॉइंट में हो गए। और ऑप्शन नंबर जो सी में दिया है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है 49/64, ध्यान दीजिए यहां पर आप ध्यान दीजिए। तो 49 का क्या होता है, क्या इसको हम ऐसे खंड कर सकते हैं, 49 स्क्वायर रूट यहाँ पे 49 है और बटा में यहाँ पे स्क्वायर रूट 64 कर सकते हैं क्या। तो 49 का 7 हो जाएगा और 64 का 8 हो जाएगा, यानी 7/8 हो गया। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना। अगर आप 10th में हैं तो मिनिमम आपको 30 तक याद होना चाहिए। कहां तक है, अगर आप 10th में हैं तो आपको 30 तक स्क्वायर रूट है, वर्ग रूट है, सब आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। अगर आप 10th में हैं तो, और 10 से ऊपर तो और ज्यादा याद हो तो बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 6/15 का दशमलव होगा, यानी पॉइंट में जो आंसर आती है वो क्या है। ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन समझ में आएगा कि अशांत है, बी में शांत है, सी में ए और बी दोनों है, और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए सी और डी में तो कोई ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि सब डिंग डंग किया है, लेकिन ए और बी में क्या दिया है अशांत और शांत। तो अशांत और शांत आपको चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़नी है। तो हम एक बात बताते हैं आपको कि अशांत कैसे कहते हैं और शांत कैसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो सब विस्तार में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या दिया है कि अशांत और शांत, अशांत और शांत, दो टॉपिक दिया है ना ऑप्शन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे अशांत कैसे कहते हैं। अशांत बताने से पहले एक हम बात बताएंगे आपको कि भिन्न आप सब पढ़ चुके हैं। तो भिन्न कैसे होती है, x/y के रूप में होती है। क्या में होती है, x/y, यही होता है ना भिन्न। तो भिन्न यानी जो y होता है इसको हम हर कहते हैं। y को क्या कहते हैं, हर। तो जो हर यानी जो बाटा भी, इसको हम बाटा भी कहते हैं। तो जो बाटा में, अगर बाटा में आपका ऐसे आ जाए, यानी बाटा के स्थान पे यानी हर के स्थान पे अगर ऐसे आ जाए 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m,
अगर इन दोनों में से कोई एक संख्या, और शांत कब कहते हैं, शांत कब कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप। अगर नीचे y के स्थान पे अगर इस रूप में कोई अंक आ जाए, खंड करने के बाद कोई अंक को खंड करने के बाद इस रूप में आ जाए, तो उसे हम शांत कहेंगे। क्या कहेंगे? 2/3 है, ऐसे अंक दे दिया है, तो यह अंक शांत है अशांत है? कहने का अर्थ है कि इसको हम खंड करेंगे, 3 को हम खंड करेंगे तो 3 × 1 होती है, तो इन दोनों में कोई अंक इसके अंदर नहीं आया है, तो यह हमारा पूरी तरह क्या है? अशांत है। और अशांत हम कैसे पहचानते हैं? इस संख्या से और इस संख्या से भाग देते हैं। भाग देने के बाद अगर वह पॉइंट में आने के बाद कुछ संख्या के बाद स्टॉप हो जाती है, यानी उसका आंसर आ जाती है, उसे हम शांत कहते हैं। अगर पॉइंट के बाद भी संख्या बढ़ती जाती है, आंसर नहीं आता है, उसे हम अशांत कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर समझें आपको, तो 2/3, अगर 2/3 से हम अगर मान से 3 से और 2 से हम भाग देते हैं, तो ये पॉइंट में तो आएगा, लेकिन इसका आंसर बहुत आगे तक जाएगा। क्या जाएगा? बहुत आगे तक। तो ये क्या है? अशांत है। या अशांत को आपको एग्जाम में पहचानने का तरीका बता दें तो ये है 2 की पावर n और 5 की पावर m। पहचानेगा कैसे? कुछ नहीं, जो y का जब अंक देगा उसको खंड कर दीजिए, तो 3 है, खंड कर दीजिए तो 3 × 1 हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक है, खंड करने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या में से कोई एक संख्या इसमें मैच करना चाहिए। पावर में कुछ भी हो, दिक्कत नहीं है, 2, 4, 5, 10, 15 कुछ भी हो, लेकिन 2 और 5 कोई भी अंक इसके अंदर मैच करना चाहिए। अगर मैच कर गया तो शांत है, नहीं किया तो अशांत है। चलिए हमें क्वेश्चन में दिया है 6/15, क्या दिया है? 6/15। हम कहें तो y के मान को हम चेंज करेंगे, खंड करेंगे, तो खंड करके देखिए 3 × 5। अब ध्यान दीजिए, पावर में कुछ नहीं, तो पावर में 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। यहां ध्यान दीजिएगा कि 5, 2 और 5, तो 5 जो अंक है, 5 जो संख्या इसमें मैच कर दिया, तो यानी ये संख्या क्या है? शांत है। क्या है? शांत। इसको अगर भाग दीजिएगा तो कुछ संख्या के बाद ये पॉइंट में आना बंद हो जाएगा। तो भाग देख लीजिएगा कि कुछ संख्या के बाद ये पॉइंट में आ जाएगा, इसका भी आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन कुछ संख्या के बाद ये स्टॉप हो जाएगी, नहीं रुक जाएगी, यानी कह देगा हम पूरी तरह से आंसर आगे ये नहीं करी जा सकती है, तो उस हम क्या कहते हैं? शांत। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 7, यदि बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यंक अल्फा × बीटा हो, तब अल्फा + बीटा नहीं, अल्फा / बीटा + बीटा / अल्फा बराबर है। देखिए क्वेश्चन को हम यहां पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन में दिया है x² + 3x + 5 है, इतना क्या है, और एक कंडीशन दे दिया है अल्फा / बीटा + बीटा / अल्फा, और इसका मान आप ज्ञात कीजिए। इसका क्या कीजिए? मान आप ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा बताइए, कैसे ज्ञात कीजिएगा? अगर आपको क्वेश्चन इतना दे दिया हो तो कुछ नहीं करना है, इतना क्वेश्चन में आप ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका? ए बी सी। तो इसको हम क्वेश्चन में बन करके आपको बता दें, तो यहां पे एक मान क्या है? 1 है। क्यों है? क्योंकि यहां पे कुछ अंक नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। जैसे यहां पर माने इसके पावर में कुछ भी नहीं तो 1 है, ठीक ना? 1 रहता है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? ये हमारा ए पोर्शन है, ये हमारा बी पोर्शन है, ये हमारा सी पोर्शन है, ठीक ना? तो ए बराबर हमारा 1 हो जाएगा। बी का मान क्या है? 3 है, x से 3 है, x हमारा 4 है, x हमारा संख्या नहीं है, ध्यान मत ये मत करेगा तो ए बराबर हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, x हमारा 4 है और हमें संख्या चाहिए। क्या चाहिए? संख्या। तो x हमारा संख्या नहीं है, तो ए बराबर हमारा 1 हो जाएगा, बी बराबर हमारा 3 हो जाएगा, और सी बराबर हमारा 5 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ रही है कैसे होगा? अब इसको क्या करनी है, ये अब ऐसे नहीं बनेगा, इसको हम बाटा प्रकार जोड़ करेंगे, बाटा प्रकार जोड़ करने के बाद बनाएंगे। तो बाटा प्रकार जोड़ आपको आती होगी, चलिए बनाते हैं इसको। इन दोनों को एलसीएम कीजिए, तो क्या हम अल्फा × बीटा कर सकते हैं? बीटा अल्फा कीजिए, अल्फा बीटा करिए, बीटा अल्फा करिए चाहे अल्फा बीटा करिए, दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक करने के बाद अगर हम इसको आगे बनाते हैं तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा ना? यहां तक हमारा बन गया। अब आपको ध्यान देना है कि अल्फा × बीटा का फॉर्मूला को याद होना चाहिए। तो C/A होता है, क्या होता है? C/A होता है, अल्फा × बीटा बराबर C/A होता है, ये इतना होता है ना? चलिए, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आप मान ज्ञात नहीं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता नहीं है, हमें खुद बनाया जाता है। तो आप एक बनाएंगे कैसे? आप हम तो 10th में पढ़ते हैं, तो 10th का स्टूडेंट कैसे बनाएगा? तो 10th का ही स्टूडेंट इसको बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। आपका काम है आप बनाइए,
यहां पर हम समझा रहे हैं आपको, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा अपने से बनाने के लिए। तो आपको एक ध्यान में क्वेश्चन आती होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? हर किसको याद होता है ये? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना होता है। सपोज कीजिएगा अगर ए की जगह पर हम अल्फा लिख देते हैं, बी की जगह पर बीटा लिख देते हैं, तो क्या ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा? होगा। चलिए हम कर देते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हम करते हैं तो हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया। यहां तक होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर दे दिया, ये दे दिया है, ये हमारा दे दिया है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, तो ये पोर्शन को हमें बाहर करनी है और इतना पोर्शन को हमें एक साथ, यानी इसको और इसको हमें एक साथ करनी है, लेकिन इसको हमें बाहर, तो इसको बाहर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसको बाहर करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे इसको में से इसको हम माइनस करेंगे, यानी इसको एक साथ करेंगे तब ना होगा। तो सपोज दैट यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं दे दिया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिया है। अगर इतना पोर्शन को इधर बराबर से इधर करेंगे तो हमें माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में क्या बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप कहिएगा कि अमन भैया अब काम हो गया, अब यहां से बन सकता है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यहां पर आ गया, इतना आ गया है। क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब कुछ नहीं करनी है, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपको याद है, सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो सोच रहे हम उसके पूरा अध्ययन करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। यहां पर मान पुट कर देते हैं। जब यहां पर मान पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसके अंदर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो इतना की जगह पर हम क्या क्या करेंगे बताइए? इतना पोर्शन लिखेंगे ना, तो इतना की जगह पर लिखिए आप, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इतना तक कर सकते हैं। आप करने के बाद बाटा में देखिए, अब बाटा में क्या है? अल्फा इंटू बीटा, क्या है? अल्फा इंटू बीटा, इतना है। आप कुछ नहीं करना है, इसको हम कर देते हैं, इसका तो काम नहीं है यहाँ पे, चलिए कोई नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए होती है, तो 2 इंटू सी बाई ए होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना, और बटा में हमारा सी बाई ए तो होता ही है, ये तो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा है तो सी बाई ए होता है। अब कुछ नहीं, अब यहां से मान उठाइए और ए के मान ए की जगह पर, बी के मान बी की जगह पर, सी के मान सी की जगह पर रखिए, पुट कर दिया, वहां से बन जाएगा हमारा, या का चेंज दिया। अब यहां पे देखेंगे हम माइनस बी, तो माइनस रहेगा, बी का मान क्या है? 3, तो माइनस 3 बटा में, और ए का मान क्या है? 1 कर दीजिए, करते हैं स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू सी का मान क्या है? 5, यहाँ पर सी बाई ए दिया है ना, सी बाई ए यहाँ पर दिया है, तो 5 बटा में ए, तो ए का मान क्या है? 1 यहाँ पर कर दिया, कोई दिक्कत क्या नहीं। अब ध्यान दीजिए सी बाई ए नीचे भी दिया है, तो यहाँ पे जो सी बाई ए दिया है तो क्या 5 बाई 1 कर सकते हैं? 5 बाई 1। अब ध्यान दीजिए, तो बाटा में 1 रहे या ना रहे, दिक्कत तो नहीं होती है। तो जब दिक्कत नहीं होती, आइए यहाँ पर बना देते हैं, तो दिक्कत नहीं होती, हम क्या कर सकते हैं? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 दूना 10। अब बाटा में क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि बाटा में 1 रहे या ना रहे, दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, नहीं। तो आप इसको घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस 1 बटा में 5, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई 5, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर? माइनस 1 बाई 5। कैसे आपको जानकारी हुआ? सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से आता है, कैसे आता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बता दिए, और इसको आप जानकारी रखिएगा, ठीक ना। तो जल्द से जल्द आप एक काम और कीजिए कि आपके पास जितने भी दोस्त हैं जिसको ये वीडियो का काम हो, जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देना चाहता है, उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? एक दीर्घात समीकरण के मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दीर्घात समीकरण कब होता है? जिसका स्क्वायर 2 हो, यानी अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें आपको, a का स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ऐसे आपके पास एक समीकरण दे दे तो कहते इसमें अगर कब पूछ देते ये कौन सा समीकरण है, हम कहेंगे द्विघात, यानी जिस चर का स्क्वायर, जिस चर का पावर सबसे अधिक हो वही हमारा होता है। तो हमें बहुपद अच्छा मिनिमम तो 3 तक हम पढ़ते हैं, 10 में लेकिन 4 को होता है, चौघात तक होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका पावर सबसे ज्यादा है, इन दोनों की अपेक्षा इसका ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हम कब कहते हैं, तो जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो। तो इस ऑप्शन में आपको दिखाई देता होगा, ए में ऑप्शन नंबर 2 में 2 दिया है, बी में 2 दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। अगर आपको त्रिघात का होता 3 होता, चौघात का होता तो 4 होता है आंसर। और आपको अगर आपको रैखिक बहुपद का होता वहां पे 1 होता, क्योंकि उसका पावर 1 होता है। रैखिक का 1 होता है, द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है, चौघात का 4 होता है। यहां तक आपको ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 10, 25 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं, आपको माध्य बनाना तो आता ही होगा। अगर कोई अभी नहीं आता है तो हम इसका भी वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं वहां से, ठीक ना। दिया है 10 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या कीजिए, ऐड कीजिए, तो आपका 35 हो जाएगा। और कुछ नहीं, ऐड करने के बाद 2 से भाग दे दिया जाता है, 2 क्या किया जाता है, भाग, तो आ जाएगा हमारा 17.5, ठीक ना। वर्ग चिन्ह कभी ज्ञात करने को नहीं कहा है 2 संख्या के बीच में, तो उन दोनों संख्या को आपस में ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद 2 से भाग दे दीजिए, ठीक ना, और वहां से हमारा आंसर आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 17.5। 10 ये क्वेश्चन नंबर 9 था जी, क्वेश्चन नंबर 9 थी। अब 10 क्या है, कौन है रैखिक बहुपद है, अब हम बताए ना, रैखिक अर्थ होता है पावर में 1 हो। तो अब इसमें आप ऑप्शन में जो ही है 10 क्वेश्चन में कि किसका पावर 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2x प्लस 5। तो यह जो चर है इसका पावर क्या है, 1 है। अंक का हम नहीं देखेंगे, अगर यह 5 का स्क्वायर होता तो इसको हम द्विघात नहीं कहते, हम चर को देखते हैं, यक्ष वाई को देखते हैं, तो किसका पावर कितना है, तो यक्ष का पावर इसमें 1 है, तो इसको हम रैखिक कहेंगे। अगर इसका पावर 2 होता हम इसको द्विघात कहेंगे। अंक के ऊपर हम संख्या के ऊपर नहीं जाते हैं कि संख्या का स्क्वायर दिया है, क्यों दिया है, तो हम संख्या के ऊपर इसको मान रखेंगे, नहीं, संख्या के ऊपर नहीं रखेंगे। कहां रखेंगे, हम चर के ऊपर ध्यान देते हैं कि चर का स्क्वायर क्या दिया है, चर का पावर क्या दिया है, तो चर का पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक, ठीक ना। चलिए आपको समझ में आता होगा। 11 में दिया है एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, क्या होगा, 1 होगा, अभी बताया। अगर द्विघात कहेगा उसका 2 होता है, त्रिघात कहेगा तो 3 होता है, चौघात कहेगा तो 4 होता है। ये हम बार बार बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए इसको हम टाइप करवाए हैं आप सभी के लिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना, बेहतर होगा। तो क्वेश्चन में दिया है 11 में रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, तो घात 1 होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या दिया, 1 दिया है, ठीक ना, क्योंकि आप ध्यान दीजिए घात पावर को ही हम घात करते हैं, पावर को हम क्या करते हैं, घात है, तो यक्ष का घात क्या है, 1 है, तो 1 आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं। 12 में दिया है k के किस मान के लिए निम्न समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस xy बराबर 14 संपाती होंगे। अब बताइए k के किस मान के लिए, k के मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो उसको ज्ञात करने से हम क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक ना। अगर इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस xy बराबर 14 और कह दिया है इतना हो, तो आप k के मान ज्ञात कीजिए। k के किस मान के लिए, तो हम कुछ नहीं, यहाँ पर यश का मान ज्ञात करते तो k का मान ज्ञात हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे क्या, इसको हम आप अगर बनाए होंगे तो आपको ध्यान में होगा, इसको हम क्या करते हैं 1/2 करते हैं, बराबर करते हैं 2/1 करते हैं, बराबर करते हैं 7/14 करते हैं, यानी एक्स वाई हमारे इसमें से हट जाती है, एक्स वाई हट जाती है, बाकी क्या आता है, अंक आता है केवल। तो इसमें ध्यान दीजिए कि हम एक्स वाई हटा दिया है, बाकी अंक लिखे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पर आपका एक्स है ना, देखिए वाई से पहले क्या एक्स है, लेकिन इसमें आप कहेगा तो यहाँ पर भी एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स आप लिखिए, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स खुद एक चर है और इसके पहले को एक और एक्स होता तब एक्स यहाँ पर लिखते, लेकिन इसके पहले कुछ भी नहीं है, लेकिन इस चर से पहले एक एक्स है, इसलिए इस एक्स को हम संख्या मान करके लिखा भी जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब क्या करेंगे, एक्स का मान हमें चाहिए तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, या नहीं तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, कोई बराबर कीजिए, ऐसा आपका बराबर ही आएगा, जिसमें हम बना करके दिखाए आपको यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1/2 बराबर 2/x लेते हैं तो x का मान हमारा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x का मान हमारा 4, x से 1 से करेंगे गुना तो x होगा और 2 से करेंगे तो 4 होगा, x का मान 4 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों को नहीं, हम इन दोनों को उठाते हैं,
बी और सी को ये ए मान दो, इस प्रश्न को ए मान दो, इस प्रश्न को बी मान दो और इस प्रश्न को सी मान दो। हम ए बी से बनाए हैं ना, आप चाहते हैं हम बी सी से बनाए, वो बी सी से भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 2/x बराबर 7/14 बराबर, आप क्या या का चिन्ह दीजिए, तो 14 दूना 28 है, 28 पर क्या है x इंटू 7, तो 7x हो जाएगा बराबर 14 दूना 28, 28 कर दीजिए, तो 7 गुना में था बराबर इधर भाग में आ जाएगा, तो भाग में कर दीजिए, तो 7 का 28, क्या x का मान 4 आ गया, इस x के मान में और इस x के मान में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्वेश्चन बनाइए, ए बी को उठाइए, बी सी को उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका बराबर आता है। तो 4 आएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 4 दिया, आपका ऑप्शन नंबर ए सत्य है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का 4 गुना है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है, तो संख्या का मान क्या होगी। ध्यान दीजिए 2 संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी आता है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कहां आता है, 5 नंबर में भी आती है। तो क्वेश्चन हमारा 13 है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर क्या है 13 है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा विस्तार से बनाएंगे। इसको दिया है कि 2 संख्या वाली संख्या, अगर 2 संख्या देगा तो क्या करते हैं हम, एक होता है संख्या नंबर इकाई, ठीक ना, और दूसरा होता है दहाई, तो इसको हम x मान देते हैं और इसको हम y मान देते हैं। तो हमारा संख्या आपको जानकारी होगा, जिसको उभयनिष्ठ संख्या आपका होता है 10x प्लस y, क्या होता है 10x प्लस y, इतना होता है ना, और इसी के ऊपर हम मान क्या करेंगे अपना, और ये हमारा संख्या होता है। आपका संख्या भी निकला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिया है संख्या के 2 अंकों वाली संख्या उसके अंकों के योग का 4 गुना है। आप ध्यान दीजिए 2 अंकों की संख्या ये हो गया हमारा, तो यहां पर लिख देंगे 10x प्लस y और बराबर कर देंगे, अब संख्या क्या है x प्लस y है ना, तो अगर संख्या का योग के 4 गुना है, यानी संख्या को जोड़ेंगे और 4 से हम गुना कर देंगे, तो x प्लस y का 4 गुना है। ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि यह क्योंकि संख्या का योग का 4 गुना है, तो संख्या यह है, योग यह है। अब ध्यान दीजिए कैसे होगा, ये 10x प्लस y बराबर हो जाएगा 4x प्लस 4y, हो जाएगा ना, यहां तक तो हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए क्या होगा, ये दोनों एक जाता है और ये दोनों एक जाता है, ये इधर का घटेगा, हाँ, तो यहां पर तो हम यहां पर क्या कह रहे थे कि जैसे हम यहां पर क्या कर रहे थे कि इतना तो हो गया, ये हमारा x का मान है और ये हमारा x का मान है, ये दोनों y का मान है, तो क्या x को एक साथ और y को एक साथ कर सकते हैं जी। तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या हम 10x माइनस 4x कर सकते हैं, प्लस y माइनस 3y बराबर 0 कर सकते हैं ना। अब घटा दीजिए क्या होगा, 6x माइनस यहां पर 4 होगा ना जी, 4 और माइनस हो जाएगा 3y बराबर 0। देखिए हम यहां तक भी धर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन और थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। करेंगे कैसे, इन दोनों में से कॉमन करेंगे 3 को, तो 3 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 0/3 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0/3, 3 को कॉमन करेंगे, 3 यहां पर आ जाएगा ना, 3 यहां पे, तो 3 यहां आएगा तो बराबर को तो भाग में जाएगा, तो जब भाग में जाएगा तो 0 से 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक, यहां तक इक्वेशन हमारा 1 हो गया, यहां तक समझ में आएगा। 2x माइनस y बराबर 0 कैसे आया। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, यह था स्टेप 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 में क्या दिया है आपके क्वेश्चन में, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है, क्या हो जाती है, अंक उलट जाती है, यानी कहने का है कि जहां हमारा 10x प्लस y है वहां हमारा 10y प्लस x हो जाता है। ठीक ना, ध्यान दीजिए, करे संख्या इधर से उधर जाती है, तो मेरी संख्या क्या है स्टार्टिंग में यह है ना, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या में यह है, अगर ये संख्या में हम 18 जोड़ देते हैं तो संख्या उलट जाती है,
यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर हम 10x प्लस y में कम 18 ऐड कर देते हैं तो संख्या इतना शुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है कि 10y प्लस x। संख्या जब पॉजिटिव होती है ना तो उस समय क्या होता है, संख्या आपका वही रहेगी, लेकिन अंतर कहां आता है कि x के जगह y और y की जगह पर x हो जाती है। चेंज यही होता है और बाकी कुछ नहीं। जब क्वेश्चन में कहेगा आपको कि संख्या पॉजिटिव हो जाती है तो उस समय केवल x के जगह y और y के स्थान पर x हो जाता है, बाकी सेम रहती है। ठीक ना, तो वही किया है यहाँ पे, संख्या मेरा ये है और बाकी हम वही किया है, क्योंकि ये दोनों हम चेंज कर दिया है। अगर आगे पे इसको बनाएगा तो कैसे बनाएगा, ध्यान दीजिए। 10x में से x घटेगा तो 9x, और y में से 10y घटेगा तो 9y। माइनस में कैसे है, ये बड़ा अंक है, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बड़ा अंक चिन्ह तो हम लिखते हैं और बराबर में हो जाएगा -18 हो जाएगा। अगर हम कॉमन करते हैं 9 को तो x माइनस y बराबर हो जाएगा -18/9, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन, यहां तक हमारा इक्वेशन क्या हो गया 2। यहां तक समझ में आ रही है। आप यहां पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, समतुल्य। तो समतुल्य करने का यह है कि x माइनस वाई बराबर -2 कर दीजिए यहाँ पे, और 2x माइनस वाई बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको कटाने के लिए क्या करते हैं, अब कटाने भी होंगे समीकरण, तो चिन्ह चेंज करते हैं। अगर चिन्ह चेंज हो तो ठीक है, नहीं हो तो करते हैं। तो प्लस की जगह पर माइनस करते हैं और माइनस की जगह पर प्लस करते हैं, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रहेगी। ठीक ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि अब प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब देखिए, ठीक ना, यहाँ तक हुआ, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर ये तो 0 है, ये तो कुछ भी दिक्कत नहीं करेगी। अब ध्यान दीजिए, -x और ये तो कट जाएगी, तो क्या बचेगा -2 बचेगी। माइनस से माइनस खत्म, तो x का मान क्या हो जाएगा 2। तो x का मान 2 हो गया, तो अब y का मान चाहिए आपको, तो y का मान कुछ भी नहीं, इक्वेशन 1 में या 2 में धरते तो y का मान आ जाएगा। चलिए हम 2 में धर देते हैं, x का मान 2 में धरिए यहाँ पर, तो 2 माइनस y हो जाएगा बराबर हो जाएगा -2। तो माइनस और माइनस से कहना चाहती है कि -y बराबर -2 और -2 क्या हो जाएगा, -y बराबर -4, यानी y का मान हमारा क्या हो जाएगा 4। धर दीजिए, x का मान 2, y का मान 4। अब यही x y के मान इसमें पुट कर दीजिए, इस संख्या में। ठीक ना, तो संख्या हमारा क्या है, संख्या हमारा है यहाँ पे 10x प्लस y, तो हो जाएगा 10 गुने 2 और प्लस में 4, 10 गुना 20 4 24, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग क्यों किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आती है, और 5 नंबर आता है तो आपको ऐसे बनानी है। इसमें थोड़ा हिंदी छोड़े हैं क्या, कि यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गए। करना क्या है, कुछ भी नहीं, शॉर्ट में कहेगा तो इस तरीके से बनानी है, और इसे भी शॉर्ट आपको आता होगा तो बेहतर है। अगर 5 नंबर में आ जाए तो आपको 20 से बनानी है। हिंदी क्या क्या लिखना है हिंदी में बता दिया है। तो ऑप्शन में हम क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, समीकरण लिखा है x प्लस y बराबर 2, 2x प्लस ay बराबर 4 के अनगिनत हर के लिए a का मान क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कुछ भी नहीं था, हम शॉर्टकट में बनेगी ये, कि हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या दिया है आपका, x प्लस y बराबर 2 दिया है, और 2x प्लस ay बराबर दिया है आपका 4, और अनगिनत का अर्थ होता है अनंत हो, इसका अनगिनत का अर्थ अनंत हो सकती है। इसको क्या आज हम लिखेंगे 1/2 बराबर 1/a बराबर 2/4। क्या 2/4 को हम कटा करके 1/2 कर सकता है, यहाँ पे 1/2 हम कर सकते हैं, कट कहते हैं a1 a2 हो जाएगा। ठीक ना, 1/2 हो जाएगा। हमें एक मान चाहिए था, इस प्रश्न को a मान दीजिए, इसको b मान दीजिए, इसको c मान दीजिए। ठीक ना, इसको c मान दीजिए। तो आप ab को उठाइए या bc को उठाइए, बात बराबर है। अगर हम 1/2 बराबर 1/a पर भी जाते हैं तो a का मान हमारा 2 आएगा। अगर हम 1/a और 1/2 पर जाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा a/2, a बराबर 2। तो आप ab से बनाइए या bc से बनाइए, आपका आंसर एक ही आएगा। तो एमसीक्यू में क्या होता है कि आप कोई भी विधि से बनाइए, आपका आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए। ठीक ना, तो आपका आंसर में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो चलिए आपको हम दोनों विधि से दोनों तरीके से बना कर दिखा दें। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 में दिया है a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के, तो इसको हम क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपको 15 में दिया है, 15 क्वेश्चन नंबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर न हो c1/c2, समीकरण लिखा है इतना हो
तो उसको हम क्या कहेंगे, तो कोई हल नहीं। देखिए अगर अंतिम का पद कटता है ना उसे हम कोई हल नहीं कहते हैं। अगर कोई अगर अंक नहीं कटती है उसे हम अनगिनत कहते हैं, अनंत का। अगर स्टार्टिंग का a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, आपको उदाहरण में बता दें कि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, अगर ऐसे दे तो उसको हम कहते हैं केवल एक हल या अद्वितीय हल। आपकी किताब में भी दिया होगा, आप वहां से देख सकते हैं कि अगर ऐसे दे तो इसको हम केवल एक हल या अद्वितीय हल कहते हैं। अगर यहीं अगर सब बराबर कर दे, क्या कर दे, बराबर कर दे, यहाँ पर c1/c2 कर दे, c1/c2, तो इसको हम अनगिनत कहते हैं, अनंत कहते हैं। और इसी में अगर ये काट दे तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 यहीं दिया है, यहाँ पे कट कर दिया है, इसको क्या कहेंगे, कोई हल नहीं, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है ए का मान जिसके लिए समीकरण लिखा है 10x + 5y बराबर a - 5 हो तो, और आगे दिया है 20x + 10y - a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत का क्या हुआ, दोनों अनगिनत का क्या हुआ, सभी बराबर होंगे। क्या हो गया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम 16 यहाँ पर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 10x + 5y बराबर a - 5 दिया है ना। दूसरा समीकरण दिया है a माइनस नहीं 20x + 10y माइनस ए दिया है। तो क्या माइनस ए को हम बराबर में केवल एक कर सकते हैं, बराबर में एक कर सकते हैं, यहां तक कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है आपको। तो अगर इसको हम ऐसे कर दें 10/20, अगर हम x y हटा देते हैं इसमें से, और 5/10 हो जाएगा ये, और बराबर में हो जाएगा a - 5 बटा में a, इतना हो जाएगा। इस पोर्शन का आप a मान दीजिए, इसको b मान दीजिए, और इसको c मान दीजिए, ठीक है ना, a b c। आप क्या कीजिए कि a c से बनाइए या b c से बनाइए, आपका आंसर एक ही आएगा। आइए हम दोनों को बना देते हैं। जैसे मान के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ए बी को उठाते हैं, इसको कटा दीजिए, क्या होगा 1/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। तो अगर 1/2 बराबर a - 5 बटा में a, हम क्या किया है कि ए सी को नहीं है, ये a है, ये b है, ये b है, और ये c है, ए सी को नहीं है, a और c, क्या करेंगे, a बराबर हो जाएगा 2a - 10 होगा ना। तो 2a और a इधर आएगा तो -a होगा, बराबर -10, माइनस माइनस कटेगा तो a का मान क्या कितना हो जाएगा 10। आ रहा समझ में, यानी इस पोजीशन में a का मान 10 है, तो इसके में चेंज कर देखिए, अनेक अंत आना, तो अनेक यही कहता है कि सभी का मान बराबर आना चाहिए। क्या कहता है, सभी का मान बराबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि a से c का मान क्या किया है, तो a का मान 10 आया, और b से c का देखते हैं तो a का मान 10 आना चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो ये समीकरण हमारा अनगिनत नहीं होगा, ठीक ना। तो 1/2 बराबर हो जाएगा a - 5 बटा में a, तो a बराबर हो जाएगा 2a - 5, और माइनस a बराबर हो जाएगा -10, यहाँ पर 10 होगा ना जी, 10 होगा, माइनस खत्म, तो a का मान कितना हो जाएगा 10। देखिए बन गए। हाँ आप कहते होंगे तो जब यहाँ पर भी 1/2 यहाँ पर भी 1/2 आएगा तो आंसर तो वही आएगा, ठीक है। तो वही ना किया जाता है कि आप क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको जितना शॉर्ट कर दीजिए, आपको उतना ही फायदा होगा, समय आपका बचेगा, ठीक ना। और यहाँ पर 1/2 हम करते हैं, तो एग्जाम में हम इसको बना कर चेक नहीं करते, आप ही चेक मत कीजिएगा, क्योंकि एक ही बनाइए, आप आंसर ज्ञात कर दीजिए, और ये दिमाग में रखिए कि वो यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2 है, तो बराबर आंसर आएगा ही आएगा, वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, यहाँ तक समझ में आया। दिया है यदि किसी दीर्घांत बहुपद px बराबर दिया है 2x² + 3x - 4 के शून्य के अल्फा × बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको हम एक बात बता दें कि क्वेश्चन नंबर 2 जो 17 दिया है, इसमें a का मान हमारा 2 हो जाएगा, b का मान हमारा 3 हो जाएगा, और c का मान हमारा -4 हो जाएगा ना, -4 हो जाएगा। कहते अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, तो c का मान क्या है -4 है ना, और a का मान क्या है 2, तो कटेगा तो हमारा क्या जाएगा -2, कटेगा था -2। तो अल्फा × बीटा का मान हमारा क्या आएगा -2, कि दिया है ऑप्शन नंबर सी हमारा -2 सत्य है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग में kx + 3y बराबर k, 12x + ky बराबर k का कोई हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा 18, के के किस मान के लिए समीकरण, तो इक्वेशन क्या दिया है, kx + 3y बराबर क्या दिया है, दूसरा दिया है 12x + ky बराबर क्या दिया है। कह रहा है इसका कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछा है ना, k बराबर, ऑप्शन में भेज दिया होगा k बराबर। तो इसके ऊपर हम x y को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा k बटा में 12 हो जाएगा,
3/k हो जाएगा बराबर के काट दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं है, चलिए तो के को काटे मत। तो ये के तो कट जाएगा, के तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या, यहाँ आप आगे जाएगा नहीं, क्यों क्या कहा है कि कोई हल नहीं है, मैं क्या कहता है C1/C2 जो होता है ये बराबर नहीं होता है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो कट जाएगा, यहाँ से अब 0 बढ़ जाएगा, तो 0 को यहाँ पर तो लिखेंगे नहीं, ध्यान दीजिए, ये जब कटेगी तो यहाँ पर 0 बचेगी, तो 0 को तो यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, तो अब यहीं से हम बना सकते हैं, इसको ए मान दीजिए, इस पोर्शन को ए मान दीजिए और इसको बी मान दीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, कोष्ठ मल्टीप्लाई कीजिए, तो के स्क्वायर बराबर 37 हो जाएगा, और के का मान चाहिए तो स्क्वायर रूट करेंगे 37, और के का परफेक्ट मान चाहिए तो हम प्लस माइनस करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 6, ठीक ना, प्लस माइनस क्या करते हैं 6। देखिए ऑप्शन में अगर प्लस माइनस नहीं दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट 6 कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में प्लस माइनस दिया है तो हम उसी को चूज करेंगे। जैसे ऑप्शन में ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है के बराबर प्लस माइनस 6, बी में दिया है के बराबर माइनस प्लस, तो आपको हम बता दें आगे प्लस होती है तब माइनस होती है, ठीक ना, अंक क्या होते हैं प्लस। बोर्ड मास आप पढ़े होंगे, बोर्ड मास MAS यानी MAS, आगे ए आता है, ऐड आता है तब ना एस आता है, घटा आता है, तो आगे जोड़ते हैं तब घटाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास में भी वही नियम यहाँ पर भी है, आगे प्लस आएगा तब माइनस आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, क्योंकि माइनस आगे दे दिया है, तो माइनस क्या होगा बाद में होगा। ऑप्शन नंबर सी में प्लस नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी में माइनस नहीं है, तो सी और डी तो खत्म, बी भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस 6 दिया है, ठीक ना। कह दिया है बिंदु -8 और 6 किस पद में है। देखिए इसका भी हम छोटा सा वीडियो बनाए, लेकिन बना दिए हैं कि किस पद में क्या होता है, प्लस माइनस किस में क्या होता है, उसका भी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, आप जाकर के कवर करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा ही वीडियो है, देख लीजिएगा। यहाँ से हम बताते हैं ये द्वितीय पद में होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, आपको देखना है तो उस वीडियो को कवर कीजिएगा। क्या में होती है, द्वितीय, आगे माइनस आए तब प्लस आए तो द्वितीय में होती है। बीच में दिया है किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक बात आपको हम बता दें, x अक्ष को कह दे तो वहाँ उसका भुज होता है, आप भी कहिएगा भुज होता है, लेकिन x अक्ष की दूरी, अब हम कैसे इसको पकड़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 20 में आपको दिया है x अक्ष की दूरी, x अक्ष की दूरी, जब दूरी दे दिया तो मान के यहाँ पे एक हमारा रेखा है, यहाँ x है और यहाँ y है, यहाँ हमारा भुज होती है x के स्थान पर और यहाँ हमारा कोटि होती है, ठीक ना, यहाँ क्या होता है हमारा कोटि होती है। अगर x अक्ष क्यों कहेगा तो उस समय हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भुज, अगर y क्यों कहेगा तो उस समय हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोटि, लेकिन क्वेश्चन क्या है, x अक्ष की दूरी, जब दूरी कहेगा ना तो उसमें चेंज हो जाता है, चेंज क्यों होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, x की दूर क्या है y है, x की दूर कौन सा बिंदु है, y बिंदु है, उस बिंदु का नाम क्या है कोटि। अगर कहेगा y अक्ष की दूरी तो y से दूर कौन सा बिंदु है, आगे तो कोई बिंदु नहीं है, आगे तो जाएगा नहीं, आएगा इधर, तो y से दूर कौन सा बिंदु है, यक्ष का नाम क्या है भुज। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे वास्तव में यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, लेकिन दूरी में चेंज हो जाती है, अगर यक्ष अक्ष की दूरी कहेगा तो कोटि और y अक्ष की दूरी कहेगा तो भुज। क्यों, यहाँ पर फिगर से समझा दिया है आपको कि यक्ष के दूर जाएगा तो y आएगी, y का मान क्या है कोटि, और y से दूर आएगा तो यक्ष आएगी और यक्ष का मान क्या है भुज, ठीक ना, यहाँ से आपको समझ में आता होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, दो अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिए, उस वीडियो में हम कवर किया है जिसमें पद देखना है ना आपको, जैसे मान यहाँ पर ग्राफ, आप ग्राफ बनाते होंगे, इसको y कहते हैं, इसको x कहते हैं, इस बिंदु को मूल बिंदु हमें 0,0 होती है, क्या होती है 0,0 होती है मूल बिंदु। तो अब ध्यान दीजिए, ये अक्ष और ये अक्ष दोनों एक बिंदु पर कट कर रहे हैं, तो दोनों एक बिंदु पर कट करिए यहाँ पे, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं मूल बिंदु, ठीक ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में वही पूछा है, तो दो अक्षों के प्रतिच्छेद का मतलब कट बिंदु को क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, ठीक। बिंदु बी से y अक्ष की दूरी, उस बिंदु को क्या कहते हैं, बिंदु बी, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी आ गया, बिंदु बी से y अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, तो y अक्ष की दूरी को हम भुज कहेंगे, y अक्ष की दूरी भुज कहेंगे, लेकिन ऑप्शन में तो आपका भुज दिया नहीं है, ऑप्शन में क्या है कोटि। देखिए आपको नंबर कब कचाता है वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप दो को देखिएगा रीजन, क्वेश्चन नंबर 20 में और क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए,
बीच में दिया है यक्ष अक्ष की दूरी, इसमें ऑप्शन कोटि और भुज दोनों दे दिया है, ठीक है, वहां से आप चूज कर सकते हैं कोटि। लेकिन बाद में देखिएगा तो वाई अक्ष की दूरी यहाँ पर केवल कोटि दिया है, भुज नहीं दिया आपको। आंसर क्या होगा, वास्तव में आपका आंसर भुज होगा। वाई अक्ष की दूरी भुज होगी, लेकिन भुज ना देकर के क्या दिया है, कोटि, तो आपका कोटि नहीं होगा। जब कोटि नहीं होगा तब हम आगे देखेंगे ऑप्शन। अब ध्यान दीजिए, ए में दिया है वाई निर्देशांक, बी में दिया है एक्स निर्देशांक और सी में दिया है वाई अक्ष, और डी में दिया है कोटि। कोटि तो होगा नहीं, वाई अक्ष तो होगा नहीं क्योंकि वाई अक्ष से दूर, तो वाई तो होगा नहीं, तो वाई नहीं होगा तो ऑप्शन ए भी आपका यहाँ पर खत्म। ध्यान दीजिए, हमको फिगर से समझा रहे हैं यहाँ पे। वाई अक्ष के दूर कौन सा अक्ष है, यक्ष, तो यक्ष अक्ष कहिए चाहे यक्ष शांक कहिए, दोनों एक ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई अक्ष की दूरी, उस बिंदु को क्या कहते हैं, यक्ष निर्देशांक कहिए या भुज कहिए, दोनों का मान एक ही होगा, ठीक ना। अगर ऑप्शन में दोनों दिया तो दोनों चूज कर दीजिए, एक भी दिया होगा, अगर नहीं तो भुज दिया तो भुज चूज कीजिए, और यक्ष अक्ष दिया है तो यक्ष अक्ष को चूज कीजिएगा, ठीक ना। देखिए पेपर हम कहता है ना, क्वेश्चन एक ही टाइप से बनती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज कहाँ करता है, यहीं पे करती है, और स्टूडेंट यहीं पर घबरा जाते हैं कि क्या होगा। चलिए ठीक है, आपको कन्फ्यूजन अब नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 23 में जो दिया है कि 1,-5 और -2,9, देखिए ये समदुरस्थ दिया है, तो समदुरस्थ का क्या होता है, अंग हम बराबर करते हैं। मान के चलिए ए के मान हमारा दे दिया है, यहाँ पे एक बिंदु है, एक हमारा रेखा है, ठीक ना। ए का मान हमारा 2,-5 दिया है, और बी का मान हमारा -2 और 9 दिया है। तो समदुरस्थ का तो एक बीच में बिंदु आती है, तो उस बिंदु का मान कितने, यक्ष और वाई मान दीजिए। क्या मान दीजिए, यक्ष और वाई, ठीक ना। इसको ए मान दीजिए, इसको बी मान दीजिए, इसको सी मान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों का दूरी क्या करेंगे, आगे हम ए सी को उठाएंगे तब बी सी को उठाएंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। जैसे मान सुनिए, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, बराबर कर दीजिए। आपका हो जाएगा, एक और फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे कि x1 - x2, यहाँ पर 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, इतना होता है, जानकारी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है कि कुछ नहीं करनी है, ये हमारा ए बी का है, सॉरी ये हमारा ए सी का है, और ये हमारा बी सी का है, ठीक ना। इसमें सब आपको क्या करना है कि दो, इसको हम x1 इसको x2 कहते हैं, y1 y2 कहते हैं। तो x1 कितना है हमारा, 2 है, तो 2 माइनस x2 कितना है, x स्क्वायर हो गया, प्लस हो जाएगा y1 कितना है, -5, और माइनस y2 कितना है, y है, यही है ना। ठीक ना। आगे जाइएगा तो इसमें x1 आपका x हो जाएगा, माइनस x2 आपका कितना हो जाएगा, x2 आपका -2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस, तो +2 स्क्वायर हो जाएगा। y1 कितना हो जाएगा आपका, y हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करनी है, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, हम जानते हैं। करना क्या है यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही काम करनी है, ठीक ना। और यहाँ से जब कीजिएगा तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं, आप करके देख लीजिएगा। अगर मान हम इस वीडियो में करते हैं तो आपका समय ज़्यादा देना पड़ेगा, ये वीडियो बहुत बड़ा अचीव हो गया है अभी तक, तो ज़्यादा बड़ा हम नहीं करना चाहते हैं इस वीडियो को, आप सभी को भी देखने में दिक्कत होगी, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। आपको तो बनाना आता है, आपको तो बनाना आता ही होगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को बना दीजिएगा, इस क्वेश्चन का बना दीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम सजा दिए आपको बनानी है, ठीक। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल बिंदु का निर्देशांक है। अभी हम इस फिगर पर बताए हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष के फिगर पर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या बताए हैं, 0 0 बताए हैं ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा 0,0 होती है। 25 में दिया है, निम्न में से tan 60 का मान क्या होगा। अब tan 60 का मान क्या होगा बताइए, tan 60 है बराबर क्या होगा, तो tan 60 का मान क्या, √3 होती है, ठीक है, आपको याद नहीं होगा। cos, क्वेश्चन नंबर 26, cos a बराबर x, तो sin a का मान पदों में क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगी, इसको हम बना करके दिखाएंगे आपको। अगर 26, अगर मान से sin a का मान पदों में ज्ञात करने के लिए पूछ दे, क्या होगा, कुछ नहीं, आपको आगे क्या करनी है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, ये होता है ना। अब यहाँ से आपको sin के मान ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a होगा, sin a बराबर हो जाएगा आपका √1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा,
यहाँ तक हो जाएगा ना। यहाँ तक करने के बाद अब ध्यान दीजिए क्या होगा, ये आपका पद में आ गया, क्या में आ गया, पद में आ गया। अब ध्यान दीजिए cos A का मान क्या दिया है, cos A बराबर हमारे x दिया है, तो क्या cos A के कोई x हम धरेंगे तो sin A बराबर हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos A के मान x दिया है, देखिए cos का स्क्वायर है तो हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो sin A के मान कितना हो गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, दे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया है, और स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको समझ में आता होगा कैसा है, ठीक ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिया है, इसको हम अभी बाद में कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम देखें तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये हमें यह समझ में नहीं आया कि इसको हम आप सभी को समझाएंगे कैसे। बनाने को तो बना देंगे, आंसर भी आ रही है, लेकिन समझाने का तरीका कुछ और चाहिए, तो अभी हम समझा नहीं सकते आपको, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम बैक में धरते हैं और बाद में हम इसको कवर करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम कवर कर देंगे, ठीक ना। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर हम पार्ट नंबर 2 में हम कवर करेंगे। 28 क्या है, tan थीटा बराबर स्क्वायर रूट 3, तो थीटा का मान क्या होगा 60 डिग्री, ये याद होगा आपको। 29 में दिया है, अगर 3 थीटा आपको 28 समझ में आ गया ना, दिक्कत है 28 देकर ध्यान दे देते हैं। अगर tan थीटा बराबर स्क्वायर रूट 3 दे दे, तो tan थीटा में स्क्वायर रूट 3 कितने डिग्री के बराबर होती है, तो कहिएगा tan थीटा में स्क्वायर रूट 3 जो होती है तो tan 60 डिग्री के बराबर होती है। तो tan से tan काट दीजिए तो थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, यही पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, बन गया। चलिए 29 में दिया है, इसको रफ कर देते हैं पहले। 29 में दिया है क्वेश्चन नंबर 29, 3 थीटा बराबर 90, यही दिया है ना। तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे ज्ञात होगा, कुछ नहीं, थीटा का मान हम ज्ञात करेंगे तो 90 बटा में 3 क्या हो जाएगा 30 दिया 90, 30 होगा ना, यानी थीटा का मान कितना आ गया हमारा 30। तो जब थीटा का मान 30 आ गया तो साइन थीटा, तो थीटा का जब 30 धर दीजिए तो cos, तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है, तो cos 3 का मान क्या होता है हमारा, और स्क्वायर रूट 3/2, ये होता है ना। cos 30 और sin 60 का मान आपस में बराबर होते हैं, तो cos 30 का मान कितना गया स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ तक करने के बाद अब क्वेश्चन 32 में दिया है कि sin 30 बराबर 12/13 हो तो cos 30 का मान क्या कीजिए। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, जब हम क्वेश्चन 32 में हम आएंगे तो अगर sin थीटा बराबर आपका 13/12 दिया हो तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, एक तो नाम दिया है, एक आधार कट दिया है, और आधार हमारा नहीं दिया है, तो आधार हमारा 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका स्क्वायर 13/12 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन गलत दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, गलत दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि साइन बराबर 13/20, 13/12 नहीं होना चाहिए, 12/13 होना चाहिए, क्योंकि कड़ बड़ा होता है, कड़ क्या होता है बड़ा, तो कड़ यह है ना, तो कड़ हमारा बड़ा होता है और ये हमारा क्या होता है छोटा होता है, ठीक ना, तो 12/13 होना चाहिए। जब ऐसे होगा तो हमारा आधार चाहिए, तो आधार कैसे निकालेंगे हम, कड़ का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर, तो कड़ का स्क्वायर 169 और माइनस 144, घटेगा तो हमारा 25 आ जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, आधार में कितना आ गया 5। और कॉस बराबर होती है आधार बाई कड़, क्या होता है आधार बाई कड़, तो 5/13, तो आपका ऑप्शन में भी नहीं दिया होगा, देखिए आप इस तरीके से बनाएगा, ठीक ना। आपका आंसर कितना आ गया 5/13, ये थोड़ा सा टाइपिंग करने में गलती हो गया होगा, 5/13 आपका आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है 5/13, तो ऑप्शन पर ए में 5/12 दिया है, तो 12 की जगह आप 13 कर लीजिएगा, वहीं आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इस 30 तक तो हो गया, लेकिन अभी तक हम क्वेश्चन नंबर आपका 29 को सॉल्व किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 अभी बनाया नहीं है, तो हम कहें पार्ट 1 में 30 को क्वेश्चन कवर करेंगे ना, तो 30 को करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 31 को कवर कर देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 को हम कवर कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग में गलती कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि 3, 4, 5, 17, 3, 4, 5, 17 और यक्स इतना दिया हो तो माध्य क्या होगा, यक्स दिया हो और माध्य हमारा दिया हो, माध्य कितना दिया हो 6 दिया हो, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए, माध्य, यहाँ पर माध्य दिया है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा वाट। ध्यान दीजिए यक्स का मान कैसे ज्ञात होता है, अगर माध्य 1 नंबर में पूछ दे तो क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटा में संख्या। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो सब हर चीज़ का वीडियो बन चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं के योग बटा में सभी संख्याओं की संख्या। कहने का अर्थ है कि जितना संख्या है उसका योग ऊपर करेंगे और जितना संख्या है उस संख्या को गिनती करेंगे और गिनती करके उसको नीचे में लिखेंगे। जैसे मैं मान सुनिए इन सभी को ऐड कर लीजिए,
बनाते कैसे हैं ध्यान दीजिए, 3 + 4 बराबर रहेगा 3 + 4 + 5 + 17 + x, यही है ना। और माध्य यहाँ पर रहेगा, तो माध्य बराबर हमारा 6 दे दिया, तो 6 यहाँ पर कर सकते हैं। और कहें सभी संख्याओं की संख्या का योग बटा में सभी संख्याओं की संख्या, इसको हम कहें सभी संख्याओं का योग, यानी सभी संख्याओं का योग हो गया बटा में सभी संख्याओं की संख्या बटा में होगा। तो क्या होता है 1 2 3 4 5 5 गणना 5 कर दीजिए, तो कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से 5 30 हो गया। यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, 4 3 7 5 12 12 17 29, क्या हो जाएगा 29 प्लस यक्स। हमें क्या चाहिए यक्स के मान, तो जब यक्स के मान चाहिए तो 30 - 29 करेंगे बराबर यक्स कर देंगे, तो यक्स के मान हमारा कितना आ जाएगा 1। आगे समझ में, तो यक्स के मान कितना गया 1, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगर ऐसे हम कहें तो हम क्वेश्चन नंबर 31 तक बना दिया है, लेकिन पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 30 तक होना था और 30 तक ही हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 को भी हम कवर नहीं किया है, बाद में उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा और उसके लिए आपको ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही, और आप सब इसको क्या कीजिएगा कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिनको जरूरत हो, जो चाहते हैं नहीं हमें भी इस वीडियो की काम है, हमें भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और खबर पहुंचाइए कि नहीं क्लास 10 के माध्यम से इस चरण के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, वहाँ से आप सब कवर कर सकते हैं। तो सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, अपने भाई बहन को भी खुश रखिए, अपने माता पिता को भी खुश रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।